हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन के पार्ट 12 के अंदर आज हम लोग दो डिजीजेस पढ़ेंगे, एम्पाइमा एंड प्लूरेसी। दोनों ही डिजीज क्या होती है, इनके क्या क्या कारण है, सिम्टम्स, इनकी पैथोफिजियोलॉजी, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सभी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियो जो है उनकी मैंने लिंक एज ए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वन बाय वन दोनों डिजीजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एम्पाइमा को देखते हैं, देन आफ्टर प्लूरेसी को पढ़ेंगे। तो एम्पाइमा क्या होता है? एम्पाइमा का दूसरा नाम होता है, इसे हम लोग पायोथोरेक्स या फिर प्यूरुलेंट प्लूराइटिस या फिर प्यूरुलेंट प्लूरल इफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं इस नाम से, ये भी हम लोग समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एम्फाइमा क्या है? एम्फाइमा इज ए मेडिकल कंडीशन that is characterized by accumulation of pus in the pleural cavity। प्लूरल कैविटी में अगर पस इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पाइमा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, अपने प्लूरल कैविटी होती है, उसके अंदर अंदर वाली लेयर जो होती है विसरल प्लूरा होती है, आउटर जो होती है पैराइटल प्लूरा होती है। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मली जो है फ्लूइड इकट्ठा होता है, जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, जो कि मैं प्लूरल इफ्यूजन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसका अमाउंट होता है 5 से 15 ml। ठीक है, कितना फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी के अंदर? 5 से 15 ml फ्लूइड इकट्ठा होता है। ठीक है, अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर अगर पस का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है एम्फाइमा। ठीक है, तो एम्फाइमा क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। इसका अब ये अलग नाम क्यों जाना जाता है, देखते हैं। पहला, पायो का मतलब होता है पस इन द थोरेस्ट, यानी प्लूरल कैविटी के अंदर अगर पस इकट्ठा हो जाए, दैट कंडीशन इज पायोथोरेक्स। सेकंड नेम है प्यूरुलेंट प्लूराइटिस। प्यूरुलेंट वर्ड का मतलब होता है पस, पस जैसा फ्लूइड, दैट इज प्यूरुलेंट। और प्लूराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से अगर पस इकट्ठा हो रहा है, दैट कंडीशन इज आल्सो एम्पाइमा। देन अलग नाम है प्यूरुलेंट प्लूरल इफ्यूजन। प्यूरुलेंट मतलब पस जैसा, और प्लूरल इफ्यूजन का मतलब, प्लूरल इफ्यूजन पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, उसको देख लेना। तो प्लूरल इफ्यूजन जो है उसका मतलब क्या होता है? ये जो फ्लूइड है इसका अमाउंट अगर इंक्रीज हो जाए, वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्लूरल इफ्यूजन। बट ऐसा प्लूरल इफ्यूजन जिसके अंदर पस इकट्ठा हो जाए, अमाउंट तो उस केस में भी इंक्रीज होगा, तो पस के साथ में अगर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, दैट इज प्यूरुलेंट प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा कंडीशन। तो ये एम्पाइमा के दूसरे नेम थे। एम्पाइमा होता क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी होता है। अब इसके कॉजेज की बात कर लेते हैं, क्या क्या कारण है इसके। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हम लोग याद रखना है। पहला, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है एम्पाइमा का, तो आपको आंसर देना है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑप्शन में नहीं हो तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन हो गया एम्पाइमा कंडीशन का? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि अपनी स्किन का नॉर्मल फ्लोरा भी होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है ये। देन दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन डिजीज जिसकी वजह से एम्पाइमा हो सकता है, तो आपको आंसर देना है न्यूमोनिया। अदर कॉजेज के अंदर इसमें टीबी भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी एम्पाइमा कर सकता है। देन कुछ अदर कॉजेज है, जैसे इन्वेजिव चेस्ट इंजरी हो जाए, कोई अगर इन्वेजिव चेस्ट इंजरी हो जाए, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जाए, कोई पर्सन का चेस्ट का अगर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज चल रहा है, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वाले पर्सन पे भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। या फिर कोई और प्लूरल कैविटी से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि इसे हम लोग बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन होगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो उस पर्सन को रिस्क है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने का। तो यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव केस में क्या क्या आ गए? एक तो चेस्ट की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर किसी को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है, उस केस में भी। और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सभी कॉजेज होते हैं अपने एम्पाइमा डिजीज के। अब हम लोग जो है साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, एम्पाइमा के कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करें, डिस्निया एंड शॉर्ट ब्रीथ हो जाता है पर्सन का। इसके अलावा ड्राई कफिंग होती है, फीवर विद चिल्स आता है। ठीक है, कुछ कॉमन सिम्टम्स हो गए, जैसे कि न्यूमोनिया में भी जनरली इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि न्यूमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका, इस वजह से इस तरीके के सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है। ठीक है, अब प्लूराइटिक चेस्ट पेन का मतलब होता है जब पर्सन ब्रीथ इन करता है उस टाइम पे पेन इंक्रीज हो जाना, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लूराइटिक चेस्ट पेन। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन हो गया। इसके अलावा नाइट स्वेटिंग होती है, स्टेबिंग चेस्ट पेन होता है, जैसे कि दबा हुआ यानी रेस्ट्रिक्टिव, क्योंकि पस जो होगा वो लंग्स को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ठीक है, स्टेबिंग चेस्ट पेन होता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ा था, उसमें दो टाइप के प्लूरल इफ्यूजन पढ़े थे उस टाइम पे, ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन।
क्योंकि एम्पाइमा जो है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन का एक टाइप होता है, इस वजह से एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के जो करेक्टर्स थे वो करेक्टरिस्टिक साइन भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन यानी जो क्लाउडी प्लूरल फ्लूइड होता है उससे रिलेटेड, यानी प्लूरल फ्लूइड का अगर एग्जामिनेशन किया जाए तो इसके अंदर जो होगा प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है, WBCs पस सेल मिलती है या फिर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, उस तरीके के सिम्टम्स भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग देख लेना, प्लूरल इफ्यूजन को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं एम्पाइमा को डायग्नोज करने के लिए। तो एम्पाइमा को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, स्टेथोस्कोपी के थ्रू जो है हम लोग पता लगाते हैं कुछ कंडीशन में। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे से पता लगाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि चेस्ट एक्सरे में अगर ग्रेटर देन 300 ml फ्लूइड इकट्ठा होता है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ाया था उस टाइम भी ये पॉइंट बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। चेस्ट एक्सरे में अगर 300 ml से ज्यादा फ्लूइड है तो ही वो चेस्ट एक्सरे के अंदर डायग्नोस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सिमिलर टू सीटी स्कैन, जितने भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें 300 ml से ज्यादा अगर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो ये पता लगेगा। नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है, 5 से 15 ml होता है। ठीक है, अगर 50 ml या 100 ml हुआ है तो वो चेस्ट एक्सरे में जनरली नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसके लिए यूएसजी किया जाता है, तो चेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी करके अगर ग्रेटर देन 50 ml भी फ्लूइड है तो भी वो क्या हो जाएगा, डायग्नोस हो सकता है उस पर्सन के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी से। इसके अलावा सीआरपी और ईएसआर किए जाते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देन आफ्टर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है थोरेकोसेंटेसिस। तो ये भी क्वेश्चन पॉइंट हो गया, कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है, थोरेकोसेंटेसिस। तो थोरेकोसेंटेसिस में क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो पर्सन को जो होगा बेड के या टेबल के एज पे सिटिंग पोजीशन में, और आगे टेबल होगी उस पे हेड को सर पे रख करके बिठा दिया जाता है। उसके बाद में जो है 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां पे ट्यूब इंसर्ट करके फ्लूइड इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है, और उस फ्लूइड को जो है कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरीके का बैक्टीरिया। तो थोरेकोसेंटेसिस का मतलब हो गया फ्लूइड कलेक्ट करना फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। तो फ्लूइड को इकट्ठा कलेक्ट करके हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें अगर ये 3 पॉइंट मिलते हैं तो वो गोल्डन क्राइटेरिया कहलाते हैं एम्पाइमा के। ठीक है, तो गोल्डन क्राइटेरिया है, गोल्डन इन्वेस्टिगेशन और ऑफ एम्पाइमा क्या होते हैं, ये तीनों फीचर्स होते हैं। पहला, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, इट मींस 15 ml या 20 ml से ज्यादा फ्लूइड दिखाई देगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग, जो फ्लूइड इकट्ठा किया उसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात करी थी, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव स्कैनिंग मिलेगी। और तीसरा जो पीएच है वो 7.2 से कम मिलेगी। जनरली 7.3 से ज्यादा पीएच होती है प्लूरल फ्लूइड की, लेकिन 7.2 से कम पीएच मिल रही है। और अगर ये तीनों क्राइटेरिया मिल रहे हैं तो दीज आर नोन एज गोल्डन क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट एम्पाइमा। एम्पाइमा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गोल्डन क्राइटेरिया कहलाते हैं, जिसको किसके थ्रू कलेक्ट करेंगे हम लोग, थोरेकोसेंटेसिस के थ्रू कलेक्ट करेंगे। थोरेकोसेंटेसिस के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, कौन सी पोजीशन देते हैं, पेशेंट को सिट कराते हैं, बिठाते हैं एज ऑफ द बेड, बेड के किनारे से। देन आफ्टर सर जो होगा पर्सन का, उसको एक टेबल होगी उसके ऊपर इस तरीके से रखेगा, तो ये जो एरिया वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के बाद में 8th या 9th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां पर इंसिजन मेड करके वहां से फ्लूइड को इकट्ठा किया जाता है। तो ये माइनर ओटी प्रोसीजर होता है थोरेकोसेंटेसिस। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम लोग एम्पाइमा को डायग्नोस करने के लिए। अब हम लोग जो है ट्रीटमेंट समझते हैं, एम्पाइमा का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए समझा जाता है कि किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। देन आफ्टर जो है ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने पढ़ा था अभी कि थोरेकोसेंटेसिस के अंदर जो है फ्लूइड इकट्ठा किया जाता है, फिर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट से पता लगाते हैं कि किस तरीके की एंटीबायोटिक उसको दी जा सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन इनमें से जो है अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट एंटीबायोटिक डिसाइड करी जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है, वही एंटीबायोटिक उस पर्सन को प्रेस्क्राइब करी जाती है। तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन होता है जो कि 1 ग्राम TDS दिया जा सकता है। इसके अलावा टेजोबैक्टम प्लस पिप्रासिलिन होता है, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट देखा जाता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसा एमिकासिन, जेंटामाइसिन, इस तरीके की मेडिसिन होती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, जिस भी एंटीबायोटिक के सफिक्स में ऑक्सासिन वर्ड आता है, ठीक है, ऑक्सासिन वर्ड आता है, दीज आर फ्लोरोक्विनोलोन्स। जैसे
ओफ्लोक्सासिन है, उस तरीके की मेडिसिन, ठीक है, तो ऑक्सासिन। इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन्स होती है, जिस भी मेडिसिन के नाम में सैफ वर्ड आता है, सिफेलोस्पोरिन से सैफ, ठीक है, तो वो होती है, जैसे सेफेक्जिम होती है या फिर सेफिरोक्सिम होती है। तो इस तरीके के ये ऑप्शंस होते हैं जो कि आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट डिसाइड करे जाते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक उस पर्सन को सेंसिटिव होगी, ठीक है। अगर वो रेसिस्टेंट है तो वो नहीं दी जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कंप्रेशन होता है पर्सन के अंदर, क्योंकि पस अगर ज़्यादा इकट्ठा होगा तो लंग्स का जो एक्सपेंड होने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा पर्सन में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किया जाता है एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए, जिसको हम लोग वाटर सील ड्रेनेज भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। रेस्पिरेटरी एमिनेशन में आई थिंक 7 या 8 लेक्चर था, 7th लेक्चर था आई थिंक, उस लेक्चर में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सभी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है एम्पाइमा के पेशेंट के लिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना था प्लूरेसी, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि प्लूरेसी क्या होता है। तो प्लूरेसी जो होता है इसका एक और नाम होता है, इसे हम लोग प्लूराइटिस के नाम से भी जानते हैं, यानी प्लूरल का इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो प्लूरेसी या प्लूराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ पैराइटल और विसरल लेयर ऑफ प्लूरल कैविटी। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लूरल कैविटी में 2 लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर 5 से 15 ml फ्लूइड इकट्ठा होता है। तो अगर दोनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लूरेसी बोला जाता है, ठीक है। तो प्लूरेसी इज इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल कवरिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स की प्लूरल कवरिंग होती है, उनका अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, दैट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लूरेसी। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो वैसे ही इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं, जैसे निमोनिया है, टीबी है, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी लग जाए उसकी वजह से, या फिर प्लूरल इफ्यूजन जो होता है उसकी वजह से हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स हो जाए, यानी चेस्ट इंजरी हो जाए, इसको भी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, या फिर कोई मेलिग्नेंसी हो जाए, जैसे कैंसर वगैरह हो जाए, या फिर इसके अलावा कोई र्यूमेटिक कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो र्यूमेटिक कंडीशन जैसे कि लूपस एरिथमेटोसस होता है, एसएलई जिसे हम लोग बोलते हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, उस केस में भी हो सकता है। इसके अलावा कोलेजन वेस्कुलर डिजीज हो जाती है किसी पर्सन को, तो लंग्स की जो कोलेजन लेयर होती है उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, तो वो र्यूमेटिक कंडीशन जो होती है वो भी प्लूरेसी कोज कर सकती है। तो ये सभी कारण होते हैं। अब हम लोग जो है सिम्टम्स देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है अराइज होते हैं जनरली। तो इसके जो सिम्टम्स है वो सिमिलर से होते हैं एम्पाइमा की तरह, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो सिम्टम है वो कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है किसका, प्लूरेसी का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कि सीवियर शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन, जैसे चाकू अगर हम लोग घुसा देते हैं उस टाइप का चेस्ट पेन जो होगा, सीवियर शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन अगर है, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्लूरेसी या फिर प्लूराइटिस। तो प्लूराइटिस का जो पेन होगा वो शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है वो भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा ये प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी होता है, जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं पेन का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है डिस्निया और एसओबी होना स्वाभाविक है। डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी क्योंकि पर्सन सांस लेगा तेजी से तो उसको प्लूराइटिक पेन होगा, यानी पेन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरकोस्टल टेंडरनेस हो जाती है, अगर पाल्पेट किया जाए तो वहां पर टेंडरनेस दिखाई देती है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है प्लूरल फ्रिक्शन रब भी वहां पर सुनाई देगा, जो कि एम्पाइमा की कंडीशन में नहीं आता था। अगर स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो एक साउंड सुनाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब, या फिर इसे लेदरिंग साउंड भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक साइन हो गए, पहला तो नाइफ लाइक चेस्ट पेन और दूसरा प्लूरल फ्रिक्शन रब किसका साइन होता है, प्लूरेसी का साइन होता है। जैसा कि हम लोग अगर अपने ईयर के पास में हेयर्स को रब करते हैं, समथिंग लाइक वैसा जो है साउंड स्टेथोस्कोप में सुनाई देता है, तो वो साउंड लेदरी साउंड या फिर प्लूरल फ्रिक्शन रब कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, यहाँ पे कोई फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो रहा है, जैसा कि एम्पाइमा में हो रहा था, यहाँ कोई फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो रहा है। इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है और दोनों जो लेयर्स है वो रब करेगी, तो वहां पर पर्सन को क्या होगा, चेस्ट पेन होता है। तो इस वजह से जो चेस्ट पेन है वो सीवियर और शार्प होता है, नाइफ लाइक होता है, जबकि वहां पर दोनों लेयर्स जब रब करती है तो वहां पर लेदरी साउंड भी जो है, प्लूरल फ्रिक्शन रब भी जो है सुनाई देती है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, ये हमेशा हमें याद रखने हैं,
नाइफ लाइक चेस्ट पेन, एंड सेकंड वन इज प्लूरल फ्रिक्शन रब या फिर लेदरिंग साउंड। तो दोनों करेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। प्लूरेसी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है हम लोग पता लगाते हैं, जैसे पाल्पेशन के थ्रू जो है इंटरकोस्टल टेंडरनेस मिलती है, या फिर पर्सन जो है पेन कंप्लेन करता है तो उस पेन का जो करेक्टर है नाइफ लाइक चेस्ट पेन होता है, वो चीज़ें इसमें हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इसी के साथ में ऑस्कल्टेशन फिजिकल एग्जामिनेशन का ही पार्ट होता है। स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है प्लूरल फ्रिक्शन रब जो होता है, लेदरी साउंड होता है, वो सुनाई दे सकता है। ठीक है, तो ये करेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, इनके थ्रू भी अगर कोई फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इन केस, तो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर प्लूरल बायोप्सी सैंपल लेकर के अगर कोई मैलिग्नेंसी हुई है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और थोरेकोसेंटेसिस के थ्रू जो है हम लोग बायोप्सी सैंपल लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, वही सेम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करके किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उस केस में उसको जो है एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, जो जैसा कि हमने एम्पाइमा के केस में पढ़ा था, वही सभी एंटीबायोटिक्स जो है यहाँ पर दी जा सकती है आफ्टर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके अलावा एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। या फिर ओपियोइड एनाल्जेसिक जो होती है उनको भी प्रिकॉशन के साथ में यूज किया जा सकता है। तो NSAIDs पे डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके साथ में फ्लोरोडेसिस किया जाता है। फ्लोरोडेसिस के केस में क्या किया जाता है, डायरेक्ट प्लूरल कैविटी के अंदर ही मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है। इन केस फ्लोरोडेसिस कब किया जाता है, फ्लोरोडेसिस का मतलब क्या होता है, पुटिंग द मेडिसिन इनटू प्लूरल स्पेस, डायरेक्ट दिया जाता है। अदर रूट जैसे ओरल या IM IV रूट से ना दे करके प्लूरल कैविटी में ही डायरेक्ट मेडिसिन को देना, दैट इज फ्लोरोडेसिस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इन केस सपोज करो वहां पर किसी को मैलिग्नेंसी हुआ है, किसी तरीके का कैंसर है, तो जो मैलिग्नेंसी को ट्रीट करने के लिए जैसे ब्लियोमाइसिन होती है, मेथोट्रिक्सेट होती है, इस तरीके की जो मेडिसिन होती है, कीमोथेरेप्यूटिक्स होते हैं, उनको फ्लोरोडेसिस के द्वारा डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के द्वारा अगर वहां पर पस इकट्ठा हो गया है या फिर किसी तरीके का फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो उस चीज को भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज या फिर वाटर सील ड्रेनेज के थ्रू पता लगा सकते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के अदर मेथड्स भी होते हैं वाटर सील ड्रेनेज के अलावा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सभी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है प्लूराइटिस को ट्रीट करने के लिए। और आज का वीडियो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बताइए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।